नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। किशोरों के टीकाकरण में देश में बिहार दूसरे स्थान पर। जल्द बनाए जाएंगे सड़कों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी। बिहार में नए पर्यटन स्थलों को जल्द ही किया जाएगा विकसित। बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले। बिहार में बन रहे देश के सबसे बड़े अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। किशोरों के टीकाकरण में देश में बिहार दूसरे स्थान पर। कोरोना की जारी तीसरी लहर के बीच किशोरों के टीकाकरण का काम बिहार समेत देश भर में किया जा रहा है, जिसके बाद ही देश भर में कोरोना टीकाकरण का काम भी हो रहा है। हालांकि इस मुहिम में बिहार ने अपने नाम बड़ा कारनामा किया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अब तक 38,29,801 किशोरों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। सबसे खास बात यह है कि बिहार टीकाकरण की इस रफ्तार के बाद पूरे देश में किशोरों के टीकाकरण में बिहार दूसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ अब तक 87,20,404 किशोरों को टीका लगाया जा चुका है। इसके साथ ही अब तक 45% किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 36,39,329 टीका का डोज लगाकर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे गिरीन्द्र शेखर बोस की। गिरीन्द्र शेखर बोस का जन्म आज ही के दिन यानी कि 30 जनवरी 1887 को बिहार के दरभंगा बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। गिरीन्द्र शेखर बोस 20वीं सदी के शुरुआती दक्षिण एशियाई मनोविश्लेषक थे, जो भारत मनोविश्लेषणात्मक समाज के पहले अध्यक्ष थे। बोस ने सिगमंड फ्रायड के साथ 20 साल की बातचीत की। फ्रायड के ओडिपल सिद्धांत को बारीकियों पर विवाद करने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कुछ लोगों ने पश्चिम पद्धतियों के गैर पश्चिमी संघर्षों के प्रारंभिक उदाहरण के रूप में भी इंगित किया है। इसके अलावा उन्होंने आरजी में भारत में पहली सामान्य अस्पताल मनोचिकित्सा इकाई भी शुरू की। उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड निपको ने निकाली रिक्तियां। उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 56 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, बॉयलर, प्लम्बर तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 24 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nwpco.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूआरएल से जाकर ले सकते हैं। जल्द बनाए जाएंगे सड़कों के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी। बिहार में निर्माणाधीन सड़कों को लेकर बीते दिन सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग की मेंटेनेंस पॉलिसी के लिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कें, पुलों और भवनों का बेहतर निर्माण करने के साथ साथ उसका ठीक ढंग से मेंटेनेंस करना भी हम लोगों का उद्देश्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़कों की मेंटेनेंस पॉलिसी को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के दायरे में लाया गया है, जिसकी मदद से ही सड़कों के रखरखाव संबंधी लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। इस सड़कें मेंटेन रहेंगी तो अच्छी दिखेंगी और आवागमन भी सुलभ होगा। इस दौरान सीएम नीतीश ने साफ कहा कि यह काम विभाग द्वारा ही किया जाए। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग जल्द से जल्द विभागीय अनुरक्षण नीति की कार्य की योजना बनाए। बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1302 मरीजों की पुष्टि हुई है, जो इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 7712 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 15, अरवल में 9, औरंगाबाद में 27, बांका में 27, बेगूसराय में 102, भागलपुर में 64, भोजपुर में 9, बक्सर में 25, दरभंगा में 39, ईस्ट चंपारण में 116, गया में 2, गोपालगंज में 33, जमुई में 16, जहानाबाद में 0, कैमूर में 4, कटिहार में 28, खगड़िया में 11, किशनगंज में 13, लखीसराय में 14, मधेपुरा में 61, मधुबनी में 46, मुंगेर में 63, मुजफ्फरपुर में 61, नालंदा में 8, नवादा में 10, पटना में 221, पूर्णिया में 44, रोहतास में 35, सहरसा में 98, समस्तीपुर में 69, सारण में 78, शेखपुरा में 14, शिवहर में 6, सीतामढ़ी में 33, सिवान में 20, सुपौल में 12, वैशाली में 165, वेस्ट चंपारण में 38 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 18 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,53,310 सैंपल की जांच हुई। वहीं इस दौरान 2577 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
बिहार में नए पर्यटन स्थलों को जल्द ही किया जाएगा विकसित। बिहार में नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की तैयारी हो रही है। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार बिहार सरकार स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाके को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने जा रही है। पहली सूची में ऐसे 5 क्षेत्रों का चयन किया गया है। बीते दिनों हुई बैठक में बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की बैठक में इसको लेकर के कई फैसले किए गए, जिसके तहत यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इन्हें रामसर साइट की सूची में करने जा रहा है। पहली सूची में ऐसे 5 क्षेत्रों का चयन किया गया है। बैठक में तय किया गया है कि 100 हेक्टेयर से अधिक आर्द्र भूमि वाले इलाकों के विकास की योजना बने। पहले चरण में नागी, नकटी, बरेला, गोगाबिल और कुशेश्वर स्थान का चयन किया गया है। चंचल कुमार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तो वहीं एस सिद्धार्थ को मिला सामान्य प्रशासन का प्रभार। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे चंचल कुमार बीते दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित कर दिए गए हैं, जिसके बाद ही अब उनकी जगह साल 1991 बैच के एस सिद्धार्थ को सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक एस सिद्धार्थ के पास अपर मुख्य सचिव जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के मिशन निदेशक और बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बीपार्ट के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। वर्ष 1992 बैच के अधिकारी चंचल कुमार अब केंद्र सरकार के अधीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में पदस्थापित होंगे। शिक्षा विभाग के नए फरमान पर शिक्षा मंत्री ने रखा अपना पक्ष। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। हालांकि शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार में क्या खेल हो रहा है ये तो आप भी देख ही रहे होंगे। हालांकि इन सबके बीच चौंकाने वाला वाकया तो तब हुआ जब बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को शराबियों को ढूंढने के काम में लगा दिया, जिसके बाद से बिहार के सरकारी शिक्षकों में तो बहुत ही आक्रोश है। वहीं अब इस फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने इस फरमान के बारे में कहा कि बिहार में शराबबंदी है, सरकार ने सभी से अपील की है कि इसे सख्ती से लागू करना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षक भी इसमें शामिल है। शिक्षक भी गुप्त तरीके से पुलिस को सूचना देंगे। पुलिस उनकी पहचान उजागर नहीं करेगी। कृपया कंफ्यूजन पैदा ना करें। बिहार में अभी नहीं मिलेगा शीतलहर से छुटकारा। बिहार में आमतौर पर मकर संक्रांति के बाद ठंड में कमी देखने को मिलने लगती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार बिहार में ठंड की शुरुआत भी देरी से हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी ठंड का प्रकोप देखने को मिलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों तक तो लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई खास उम्मीद तो नहीं है। यही कारण है कि पटना समेत राज्य के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के बीच कई जिलों में पारा 2 से 4 डिग्री तक और नीचे जा सकता है। पछुआ हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कनकनी पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। शिक्षक नियोजन में छठे चरण के बचे अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। बिहार में कोरोना के जारी माहौल के बीच छठे चरण के शिक्षक नियोजन का काम हो रहा है। इसके खत्म होते ही 7वें चरण के शिक्षक नियोजन का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच अब शिक्षक नियोजन के छठे चरण के अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलने वाला है। खबरों की माने तो बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से ऐसी नियोजन इकाइयों की सूची मांगी है जहां फर्स्ट राउंड से लेकर 3rd राउंड तक किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई या काउंसलिंग रद्द हो गई। जानकारी के मुताबिक 7वें चरण से पहले शिक्षा विभाग बचे हुए अभ्यर्थियों को एक और मौका देने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत 1st और 2nd राउंड की काउंसलिंग में 38,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 3rd राउंड की काउंसलिंग में एक अनुमान के मुताबिक करीब 5,000 अभ्यर्थियों का चयन होने की संभावना है। छठे चरण में 90,762 पदों के विरुद्ध महज करीब 45,000 से भी कम अभ्यर्थियों का चयन अब तक हो पाया है। नेहा सिंह राठौर को गायिका देवी ने दी नसीहत। अपने व्यंग भरे गाने के लिए मशहूर नेहा सिंह राठौर इन दिनों यूपी में काबा गाने को लेकर सुर्खियों में है, जिसके बाद से उनके गाने को लेकर विपक्ष जहां उत्साहित है तो सरकार पक्ष की तरफ से बयानबाजियां जारी है। इन सबके बीच अब नेहा सिंह राठौर के गाने पर गायिका देवी ने 2 टूक नसीहत दी है। देवी ने कहा कि उनका गीत वायरल हो रहा है। मैंने देखा कि वो फेसबुक लाइव पर रो रो कर कह रही हैं कि लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। समस्याओं को उजागर करना कहीं से भी गलत नहीं है। मैं भी बिहार की रहने वाली हूं और बिहार की समस्याओं पर मैं भी कहती रहती हूं और ज्यादा डेवलपमेंट होने की जरूरत है, लेकिन ये कहना ठीक नहीं है कि यूपी में काबा या फिर बिहार में काबा। यूपी और बिहार में काफी कुछ अच्छा भी है। सरकार से लिपिक सेवा के यूडीसी और एलडीसी के पदों के नाम बदलने की उठी मांग। बिहार में लिपिक सेवा के यूडीसी और एलडीसी के पदों का नाम बदलने की मांग अब उठाई जाने लगी है। सरकार से इसको लेकर बिहार के राज्यकर्मियों ने मांग भी की। इस बाबत बिहार सचिवालय सेवा संघ ने कार्मिक विभाग से कहा है कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नाम देकर कर्मियों को शर्मसार करने की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। संघ ने इस मामले में बिहार सरकार को साल 2018 में हुए समझौते की याद दिलाई है, जिसमें ही बिहार में केंद्रीय सचिवालय की तरह सुविधाएं लागू करने की बात हुई थी। इसमें केंद्रीय सचिवालय की तरह ही सहायक के पद का नाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, यूडीसी का पद नाम उच्च वर्गीय सहायक और एलडीसी का पद नाम निम्न वर्गीय सहायक रखा जाना है। आपको बता दें कि बिहार सचिवालय में फिलहाल 1600 लिपिक वर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्हें क्लर्क कहा जाता है। 6
फरवरी तक खोले स्कूल, नहीं तो 7 से राज्यव्यापी आंदोलन। बिहार में कोरोना की जारी तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिलने लगी है, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से 6 फरवरी तक बिहार में पाबंदियों को लागू किया गया है, जिसके कारण ही अभी तो शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन 6 फरवरी के बाद सरकार को अब स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अल्टीमेटम दे दिया गया है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने साफ कहा है कि अगर 6 फरवरी तक दिशा निर्देश पारित नहीं होगा तो 7 फरवरी से राज्य में इस आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। स्कूलों को बंद करके सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना ही नहीं, स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर एसोसिएशन द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा रहा है। एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा और जदयू में बनी सहमति। बिहार में भले ही विधान परिषद के चुनाव को लेकर कोई आधिकारिक तारीख जारी नहीं की गई हो, लेकिन चुनावी दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को जरूर तेज कर दिया है। इसी कड़ी में अब एनडीए में भी सीटों को लेकर जारी विरोध थम गया है, जिसके तहत ही बीते दिन एमएलसी चुनाव को लेकर के भाजपा और जदयू में सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा 13 सीटों और जदयू ने 11 पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा अपनी 13 सीटों में से एक केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस वाली लोजपा को देगी। दोनों दलों के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है। इस दौरान मीडिया को बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजू जायसवाल, जदयू की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने संबोधित किया, जिसके बाद ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम एक मिशन पर चल रहे हैं और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। पटना में होगा 23 नए पार्कों का निर्माण। राजधानी पटना वासियों को आने वाले समय में और ज्यादा शुद्ध हवा देने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान समय में राजधानी वासियों के लिए कुल मिलाकर 72 पार्क तो है ही, अब पटना में 23 और पार्क का निर्माण होने वाला है। पटना पार्क प्रमंडल ने उन सभी पार्कों को चिन्हित कर मंजूरी के लिए विभाग को भेजा है। मंजूरी के अनुसार 23 पार्कों में 3 पार्क राजेंद्र नगर में, 3 पाटलिपुत्र में, 1 एजी कॉलोनी में, 1 कृष्णानगर में और 13 कंकड़बाग इलाके में है। सभी पार्कों के विकसित होने के साथ ही इन इलाकों में वातावरण में शुद्धता आने के साथ ही सुंदरता भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि पटना वासियों को इन पार्कों की सौगात अगले महीने मिलने वाली है। कई ट्रेनों के परिचालन में हुआ बदलाव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, धनबाद गोमो रेलखंड के नीचितपुर और तेलू मारी स्टेशन के बीच रोड अंडरब्रिज का निर्माण होने से आने वाले दिनों में कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने वाला है, क्योंकि इस रोड अंडरब्रिज के बनने के कारण 30 जनवरी, 10 फरवरी और 22 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और 9 घंटे के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया जाएगा। यही कारण है कि ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही गाड़ी संख्या 03545, 03546 आसनसोल गया आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल, 03553, 03554 आसनसोल वाराणसी आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल और 03503 और 03504 वर्धमान हटिया वर्धमान मेमू पैसेंजर स्पेशल को 30 जनवरी 2022 से 10 फरवरी और 22 फरवरी को निस्तारीकरण कर दिया गया है। इसके साथ ही कई अन्य ट्रेनों को नियंत्रित या पुनर्निर्धारित करके चलाया जाएगा। बिहार में बन रहे देश के सबसे बड़े अस्पताल का पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार की राजधानी पटना में देश का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है। केंद्र सरकार ने ईएसआईसी के तहत बिहार के पटना के अलावा राजस्थान के अरवल में बड़ा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल खोलने का फैसला किया था। अब ये फैसला सरजमीन पर उतरने वाला है। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही दोनों मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। दोनों जगह इसी सत्र से मेडिकल की पढ़ाई शुरू होने की उम्मीद है। पटना जिले के बिहटा प्रखंड के सिकंदरपुर में बने ईएसआईसी अस्पताल में पूरे देश के लोग इलाज कराने आएंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की माने तो इस अस्पताल से बिहार के मगध और शाहबाद क्षेत्र के लोगों को विशेष लाभ होगा। वहीं उन्होंने कुछ वार्डों में निरीक्षण भी किया। राजद के साथ आने के लिए तेज प्रताप ने रखी नीतीश कुमार के लिए शर्त। तेज प्रताप ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी के साथ आने पर बड़ा बयान दिया है। इसको लेकर बीते दिन लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपनी बात कही है, जिसके तहत इन्होंने कहा कि हमने लगातार कहा है कि हमारा दरवाजा तो सबके लिए खुला है, हम दरवाजा सबके लिए खोल कर रख रहे हैं। अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो आए, लेकिन वो युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे तभी हम उनके साथ आएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं तो हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने रेलवे भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी समर्थन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि छात्र के साथ न्याय होना चाहिए। लालू यादव की किस्मत का 15 फरवरी को आएगा बड़ा फैसला। लालू यादव अपनी तबीयत खराब होने के कारण अभी जेल से बाहर निकले ही थे कि एक बार फिर से उनके जेल जाने की संभावनाएं बनती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में बहस पूरी हो गई है। खबरों की माने तो सीबीआई की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार मामले में आखिरी आरोपी डॉक्टर शैलेश कुमार द्वारा मामले पर अंतिम बहस पूरी की। हालांकि सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शनिवार को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी की और अब 15 फरवरी को अपना फैसला
सुनाएगी, उसी दिन लालू यादव सहित अन्य आरोपियों को लेकर अदालत का फैसला आ सकता है। मुकेश सहनी को मिली धमकी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बीते कुछ दिनों से लगातार मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं बीते दिन एक बार फिर से उनकी चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि इस बार वो चर्चा में अपने किसी बयान के कारण नहीं आए, बल्कि ऐसी खबर आई है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दावा है कि इसी बीच बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के जिला महासचिव शिवनाथ सहनी का कहना है कि 23 जनवरी को एक अज्ञात नंबर से उनको कॉल आया, जिसमें उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके साथ ही कॉलर ने पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी जान से मारने की धमकी दी है और उनकी पार्टी के जिला महासचिव शिवनाथ सहनी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। जिसके बाद ही पार्टी के जिला महासचिव को कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देकर सरकार से अपील की है कि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आरसीपी सिंह ने दी 2 टूक नसीहत। अगले महीने से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें बिहार के राजनीतिक दल भी जोर शोर से इसका हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगामी चुनाव में एनडीए के एक साथ मैदान में उतरने की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके लिए आरसीपी सिंह को भी लगाया गया था ताकि वो दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत कर कोई रास्ता निकाल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जदयू भाजपा ने अलग अलग ही मैदान में उतरने का फैसला लिया है। हालांकि अब आरसीपी सिंह की तरफ से बीते दिन जदयू को 2 टूक नसीहत दी गई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लोग मनोरंजन करते हैं, उन्हें करने दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को काम करने के लिए बैठाया गया है तो वो काम करेंगे, बीच में किसी को दाएं बाएं करने की क्या जरूरत है। बिहार की जनता ने 2020 में 2025 तक काम करने के लिए अवसर दिया है। एमएलसी सीट न मिलने पर मांझी ने किया सरेंडर। बीते दिन एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा और जदयू के बीच में सीट का बंटवारा हो गया। हालांकि सीट के बंटवारे में उम्मीद थी कि मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को भी सीट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद ऐसी उम्मीद थी कि शायद मांझी का गुस्सा देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा और जदयू की तरफ से सीट नहीं देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने सरेंडर कर दिया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने शनिवार को कहा कि जदयू और भाजपा की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमको शामिल होने के लिए जदयू के विजय चौधरी की तरफ से बुलावा आया था, लेकिन हमारे पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी पटना में नहीं थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नाथुराम गोडसे ने 1948 में आज ही के दिन जान ले ली थी। इंडियन एयरलाइंस के फोकर फ्रेंडशिप विमान का 1971 में अपहरण हुआ था। 47 वर्षों बाद 1997 में महात्मा गांधी की अस्थियां संगम में विसर्जित हुई थी। चेन्नई की एक विशेष अदालत ने 2008 में बहुचर्चित स्टाम्प घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को 10 साल की सजा सुनाई। 2009 में हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन के मिक्स्ड डबल मुकाबले में सानिया मिर्जा और महेश भूपति की जोड़ी फाइनल में पहुंची। 1913 में प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हुआ। अभिनेत्री गुरदीप कोहली का 30 जनवरी 1980 को जन्म हुआ। हिंदी साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी का 1968 में निधन हुआ। आज के दिन को महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीम इंडिया का 2022 का शेड्यूल है पावर पैक्ड। साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इस नए साल का पहला महीना भी समाप्त होने को है। ऐसे में जान लीजिए कि भारत की क्रिकेट टीम का शेड्यूल इस साल कैसा रहने वाला है। भारतीय टीम किस किस देश के खिलाफ मुकाबले खेलेगी और किस किस टूर्नामेंट में कौन कौन से महीने में उतरेगी। एक तरह से देखा जाए तो टीम इंडिया का 2022 का शेड्यूल काफी पावर पैक्ड है, जिसमें 2 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेले जाने हैं। शेड्यूल को देखें तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक ऐसा कोई महीना नहीं जाएगा जब भारतीय क्रिकेट मैदान पर नहीं उतरेंगे। यहाँ तक कि 2 महीने तक तो वो हर दिन क्रिकेट आईपीएल के रूप में देखे जा सकेगी। पावर पैक्ड शेड्यूल इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 साल में कोरोना वायरस महामारी के कारण बहुत कम क्रिकेट खेली गई है। मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया तो मिल जाएगा अलर्ट। फेसबुक मैसेंजर को हाल ही में कई फीचर्स मिले हैं। मैसेंजर को मिलने वाली सुविधाओं में एंड टू एंड इंक्रिप्शन, स्क्रीनशॉट डिटेक्शन, मैसेज रिएक्शन, टाइपिंग इंडिकेटर शामिल है। मैसेंजर के ऑप्ट इन और एंड टू एंड इंक्रिप्टेड चैट के लिए फीचर्स को रोल आउट किया गया है। स्क्रीनशॉट डिटेंशन फीचर और मैसेज रिएक्शन फीचर कुछ ऐसा खास फीचर है जिनका व्हाट्सएप यूजर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब जब फेसबुक ने मैसेंजर के लिए फीचर्स उपलब्ध करा दिए हैं तो जल्द ही व्हाट्सएप पर भी इन्हें पेश किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में अगर आपकी मैसेज का कोई स्क्रीनशॉट लेता है तो इसका आपको अलर्ट मिल जाएगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, प्रिंस राजा, कुंदन कुमार यादव, राजू कुमार पाल, हृदय कुमार, संजय कुमार, जयकृष्ण कुमार, योगेंद्र कुमार, विजय कुमार, विवेका, पंपाल कुमार, रंजीत सिंह, मनीष कुमार, नरेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को खोल देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।